हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। इसमें मैं 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दिस इज लेक्चर नंबर 6। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के 2015 के जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशली लीनियर अलजेब्रा। अभी हम लोग पूरे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस घोषित हो चुका है डी ट्रिपल एस बी का, और उसमें जो आपके ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चंस है उनकी संख्या जो अच्छी खासी है। ठीक है। तो इन लेक्चर्स को देखने के बाद निश्चित रूप से आप लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप डी डी ट्रिपल एस बी से संबंधित टीजीटी पीजीटी या केवीएस या एनबीएस से संबंधित टीजीटी पीजीटी या अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित या एनबीएस केवीएस से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप परचेज करके अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट दबाना नहीं भूलेगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे लिखकर जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन ये है हमारा कि द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स 1 2 1 x 6 x एंड 3 4 2 इन आर क्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। देन x इज इक्वल टू what। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर ये जो वेक्टर दिए गए हैं तो सबसे पहले आप इसकी एक मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है। इसका मैट्रिक्स में लिख दीजिए 1 2 1, और ये कितना दिया गया है x 6x। ठीक है। और तीसरा वेक्टर हमारा क्या 3 4 2। ठीक है। इसको आपने लिख लिया। इसका आपने एक मैट्रिक्स बना लिया, इसको हमने कह दिया मैट्रिक्स ए। अब कह देगा कि अगर ये जो वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियरली डिपेंडेंट तब होता है, लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहता तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल लीनियरली डिपेंडेंट कहना है, इसका मतलब मैं इसके डिटर्मिनेंट को किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा। चलिए इसके डिटर्मिनेंट को हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देता हूं तो 1 इंटू क्या मिलेगा 12 माइनस 4x। ठीक है। 12 माइनस 4x। फिर मुझे कितना मिलेगा माइनस एक्स इंटू कितना मिलेगा 4 माइनस 4 0। ठीक है। और प्लस 3 इंटू मुझे क्या मिलेगा 2x माइनस 6। ठीक है। 2x माइनस 6 और इज इक्वल टू मुझे कितना करना है, 0 करना है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा 12 माइनस 4x और प्लस 3 2 जा 6x माइनस 3 6 जा 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो जब x इज इक्वल टू 3 होगा तब ये जो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा चूज द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है सेट ऑफ फंक्शंस दिए गए हैं, मतलब एक एक जो सेट बनाया गया इसमें 3 3 फंक्शन दिए गए हैं। कहा जा रहा कौन सा इसमें से लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखिए लीनियरली डिपेंडेंट का अभी तो मैंने मैट्रिक्स बना के आपको बताया। अब एक और आसान तरीका मैं बताता हूँ कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट खोजना है तो इसमें आपको वो सेट खोजना है जिसमें एक वेक्टर किसी दो जो अदर दो वेक्टर हैं उनके उनके सहयोग से उसको लिखा जा सकता है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिखा जा सके। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक वेक्टर है cos 2x, एक वेक्टर है cos 2x। ठीक है। और एक वेक्टर मेरा sin x, एक वेक्टर क्या है cos x। एक वेक्टर है sin x, एक वेक्टर है cos x। ठीक है। तो क्या इसमें से कोई ऐसा एक वेक्टर है जिसको अदर दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये आपको समझना है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं ना। जैसे मान लो 3 वेक्टर दे दिए जाए v1 v2 v3। तो अगर मैं v1 को इस तरीके से लिख दूं कि लैम्डा 1 टाइम्स v2 और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स v3, जहां पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 स्केलर से, इस तरीके से मैं अगर लिख दूं तो मैं कहूंगा कि ये जो v1 है वो v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मतलब v1 v2 और v3 के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये जो वेक्टर्स हैं कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो क्या ऐसा कोई सेट आप खोज सकते हैं। तो देखिए क्या मैं cos 2x को sin x और cos x के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है। ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। सी ऑप्शन की जरा बात करते हैं। इसमें क्या है cos 2x है
इसमें cos 2x है और मेरे पास क्या है sin स्क्वायर एक्स है और cos स्क्वायर एक्स है। sin स्क्वायर एक्स है और कितना है cos स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो क्या मैं cos 2x को sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने फार्मूला? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे cos 2x को मैं लिख देता हूँ 1 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस 1 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब मैंने cos 2x को cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। इसका मतलब cos 2x cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। इसका मतलब ये जो सेट है वो कैसा है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है इफ स्केलर लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब आइगन वैल्यू भी होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक रूट का दूसरा नाम क्या होता है? आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू। इफ लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू व्हाट? पूछा जा रहा है कि अगर अगर लैम्डा हमारा क्या आइगन वैल्यू है, तो जो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई होगी वो कैसी होगी? तो देखिए, आपने केली हैमिल्टन थ्योरम जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ। कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, या आप कैली हैमिल्टन थ्योरम भी से भी कर सकते हैं, या आप आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर के डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर एक्स एक ऐसा वेक्टर है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पर एक्स क्या है? नॉन जीरो कोई वेक्टर है। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ए एक्स, मतलब इस मैट्रिक्स ए में एक्स को मल्टीप्लाई करने से लैम्डा एक्स, मतलब एक्स का कुछ मल्टीपल बाहर आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं लैम्डा हमारा क्या है? आइगन वैल्यू है। लैम्डा इज व्हाट? आइगन वैल्यू। और एक्स हमारा क्या है? आइगन वेक्टर है। एक्स हमारा क्या है? आइगन वेक्टर है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। अगर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स सेटिस्फाई हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि लैम्डा हमारी क्या आइगन वैल्यू है और एक्स हमारा क्या आइगन वेक्टर है। तो इस तरीके से अगर इसको मैं इधर ले आऊं, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन कर लूं तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो एक्स हमारा क्या है? ये तो हमारा क्या? लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये एक्स हमारा क्या? आइगन वेक्टर। ये कभी भी 0 नहीं होता है ना। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन कब नहीं मिलता है? एक बात याद करिए जरा, जरा आपको मैट्रिक्स में याद करवाता हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू 0 को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसका एक सोल्यूशन तो हमेशा ही होता है। इसका एक सोल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 इसका हमेशा, इसको हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन तो हमेशा ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका नॉन जीरो सोल्यूशन कब मिलता है ना? इसका नॉन जीरो सोल्यूशन कब मिलता है? मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 के अलावा जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है वो कब मिलता है ना? कब मिलेगा? देखिए, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स हमारा नॉन जीरो है। इसका मतलब कि इसका जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। वो कब मिलता है? जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी कौन सी है? ए माइनस लैम्डा आई। इसका मतलब कि जब ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तभी हमको इसका नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब कहा जाएगा कि लैम्डा हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है, मतलब वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए डेफिनेशन आपको नहीं जाना, ये बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत आसान सा एग्जाम्पल लूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 0 3, 1 2 0 3। तो ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल में इसलिए लिया क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। इसका आइगन वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी हो गई? इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 3। इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 1 और 3, जो यहाँ पे लैम्डा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कहना जरा मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई निकाल के बताइए आप। तो फिलहाल मैं मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई न निकाल के, बल्कि क्या लैम्डा की जगह 1 रखूंगा ना,
तो क्या मिलेगा 1i। ए माइनस आई मैट्रिक्स में निकालने जा रहा हूँ, चलिए निकालते हैं। ए मैट्रिक्स आपको दिया ही है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ए माइनस आई मैट्रिक्स निकालेंगे तो डायगोनल में क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, बाकी में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये मैट्रिक्स मिली। अब जरा इसका, अब इस मैट्रिक्स का जरा डिटर्मिनेंट निकाल के आप देखिए। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिंगुलर होती है। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 3 भी आपका आइगन वैल्यू है, तो आप यहाँ पे a - 3i भी निकाल के देखिए तो भी वही बात आएगी। a - 3i मैट्रिक्स निकाल के आप देखिए, क्योंकि 3 भी आइगन वैल्यू है तो a - 3i करेंगे। a मैट्रिक्स आपको दिया है, a - 3i का मतलब ये हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स में से मैं कितना माइनस कर दूं, 3 माइनस कर दूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप समझती हैं, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, 3 - 3 कितना आ जाएगा 0, बाकी भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 2। ये a - 3i मैट्रिक्स आ गई। जरा इसके डिटर्मिनेंट को आप देखिए, a - 3i मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखिए कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The null space of A is the solution set of the equation। अगर नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है, ए का जो नल स्पेस है, ए का नल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, नल स्पेस ऑफ ए इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ विच इक्वेशन। ठीक है, ए का नल स्पेस का मतलब ये हो गया कि ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस देखिए क्या होता है, पहले आप समझिए। कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे नल स्पेस का मतलब ये हो गया कि इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो जो दूसरे सेट के जीरो से क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अगर 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 4 5, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 0 0। ठीक है, तो अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपका इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। दो इसमें नॉन जीरो रोज आ जाएंगे, इसका रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसकी जो नलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नलिटी का मतलब नल स्पेस का डायमेंशन। तो यहाँ पर जो नल स्पेस हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नल स्पेस में मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ नल स्पेस में 0 0 0 मिल रहा है। नल स्पेस में मुझे क्या मिला, 0 0 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द नल स्पेस ऑफ ए इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ व्हाट। ठीक है, तो नल स्पेस जो जो होता है वो एक इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन से आप इसको बता सकते हैं, ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा टू वेक्टर्स यू एंड बी आर आर्थोगोनल। दो वेक्टर आर्थोगोनल तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो, 0 हो। जैसे वेक्टर में आप पढ़ते हैं ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इसी तरीके से वेक्टर स्पेस में दो वेक्टर यू और बी आर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको जो टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस होते हैं उसको डायरेक्ट डेफिनेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं समझिएगा कि आपसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी सिर्फ डेफिनेशन पे पूछ लेता है। ये DSSB पीजीटी के क्वेश्चन हैं। ये DSSB पीजीटी 2015 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, पेपर के आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, अब अगर इस मैट्रिक्स के आप आइगन वैल्यू निकालने चले गए तो इसका मतलब आपको लीनियर अलजेब्रा में कुछ नहीं आता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, इन सभी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं। डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 5 और 4, ये इसके आइगन वैल्यूज हैं। अब इसमें पूछा लार्जेस्ट कौन सा है, 5 लार्जेस्ट है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, देख के 10 सेकंड में इसका आप आंसर बता सकते हैं कि इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। अब देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करके बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा हिंट मैं बताता हूँ। अगर कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखें कौन सा नहीं है। ठीक है, अब तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात ये होती है कि जब ये 0 पे ऑपरेट होता है तो इसका आंसर क्या देता है, 0 देता है। जब यहाँ पे आर क्यूब है और यहाँ पे भी आर क्यूब है, आर क्यूब से आर क्यूब में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन मतलब ये डेफिनेशन ये कहता है
ये यहाँ के जीरो को यहाँ के जीरो से कनेक्ट करता है। तो अब यहाँ देखिए पहले वाले ऑप्शन में अगर मैं 0 0 0 पुट करूं तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या आएगा, आएगा 0 और 0 और कितना आ जाएगा 0। ये तो 0 को 0 से मैप करवा रहा हूं। तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि है कि नहीं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ इतना चेक करने से मैं ये नहीं बता दूंगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक खास बात ये होती है कि 0 को 0 से मैप करवाता है। फिलहाल पहला वाला तो मैप करवा रहा है। दूसरे वाले में मैं अगर 0 0 0 पुट करूं, ये आंसर कितना देगा, 0 0 0 देगा। ठीक है। तीसरे वाले में अगर 0 0 0 पुट करूं, ये तो ऑलरेडी 0 0 0 ही है, तो ये भी 0 0 0 देगा। चौथे वाले में मैं अगर 0 0 0 पुट करूं तो ये आंसर क्या देगा, 1 0 0 देगा। तो देखिए ये 0 को 0 पर मैप नहीं करवा रहा है, ये 0 को 0 पर मैप नहीं करवा रहा है, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और मुझे खोजना था कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो बिल्कुल भी डेफिनेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा फैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा विच आर द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। अब देखिए सब स्पेस की डेफिनेशन होती है, मैं डेफिनेशन नहीं जा रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब देखिए सब स्पेस आपको पता करना है कौन सा आर क्यूब का सब स्पेस है। अब अगर सब स्पेस है तो उसकी भी खास बात ये होती है कि निश्चित रूप से उसमें 0 0 0 बिलोंग करना चाहिए। भाई जब देखिए सब स्पेस का मतलब क्या है, वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो उसमें भी 0 0 0 बिलोंग करना चाहिए। ये मान लीजिए पहला है W1, इसको मैं नाम दे देता हूँ W1 सब स्पेस, ये W2 सब स्पेस, ये W3 सब स्पेस, ये W4 सब स्पेस। तो अगर 0 0 0 बिलोंग करना चाहिए, अगर सब स्पेस है तो बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। तो ये पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस। ठीक है। तो देखिए क्या 0 0 0 पहले वाले बिलोंग करेगा। अगर 0 0 0 को बिलोंग करना है तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि x माइनस वन मतलब 0 माइनस वन इज इक्वल टू 0। क्या 1 0 के बराबर होता है, नहीं, इसमें 0 0 0 बिलोंग नहीं करेगा। दूसरे वाले में कह रहा है कि अगर देखिए 0 0 0 अगर बिलोंग करेगा तो बाय द डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इसका पहला मेंबर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 0 क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब इसमें 0 0 0 बिलोंग नहीं करेगा। तीसरा वाला देखिए, अगर मैं इसमें कह दूं 0 0 0 क्या बिलोंग करेगा, तो ये तब बिलोंग करेगा जब ये कहना कि डेफिनेशन में जाए तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या माइनस 3 0 के बराबर होता है, नहीं, इसका मतलब इसमें भी 0 0 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन आप ऑलरेडी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं फिलहाल कि क्या इसमें 0 0 0 बिलोंग करेगा। तो आप देखिए 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, फिर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 0 0 0 इसमें बिलोंग करेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, consider let A is equal to this be a matrix with real entries if the sum and product of all the eigen values are 10 and 30। देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यहाँ पे बस मैं छोटा सा दो आपको हिंट बताऊंगा। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ये किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस जानते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट का सम। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। फिलहाल उन्होंने ट्रेस बोलाया, बताया 30 है, सॉरी ट्रेस कितना होता है 10 है। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कर दीजिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। फिर ये कह रहे हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, देखिए इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के लिए फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इन्होंने कहा 30 है, तो 30 इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। इसका मतलब 3ab इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ab इज इक्वल टू 10 और a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और ab इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया मैंने। यहाँ पर जब हम लोगों ने क्या दिया है, ट्रेस 10 दिया है, और ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब a प्लस बी प्लस 3 था ना, a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 10, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। मतलब दो इक्वेशन मुझे मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और a बी इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला a और b कौन सा होगा, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2। तो हम लोग ट्रायल से ही निकाल सकते हैं ना, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, चाहे a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, चाहे a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूछ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है लेट टी फ्रॉम आर क्यू टू आर क्यू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, पूछा इसका रैंक और नलिटी क्या होगा। अब देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो एक बहुत आसान तरीका बताया था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया हो तो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस, जब बेसिस कुछ नहीं दिया गया मतलब स्टैंडर्ड बेसिस हम लोग लेंगे, तो उसके मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं।
देखो उसका आसान तरीका मैंने बताया, इसका पहला कंपोनेंट आप उठाइए। पहला कंपोनेंट क्या है इसका, x प्लस वाई है, इसको ढंग से लिखिए, 1x प्लस 1y प्लस 0z। ठीक है, तो ये पहला रो हो जाएगा। इसका दूसरा कंपोनेंट उठाइए, y प्लस जेड है, मतलब 1y प्लस 1z, मतलब यक्स का कोफिशिएंट कितना, 0 है। ठीक है, तो ये दूसरा रो हो जाएगा। और तीसरा इसका कंपोनेंट क्या है, z प्लस एक्स, मतलब x 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, ये इसका तीसरा रो हो जाएगा। मतलब इसके जो कोफिशिएंट है बस इसी को मैट्रिक्स बना दीजिए, मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बना मैट्रिक्स, 1 1 0। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 0 1 1। ठीक है, और क्या बनेगा, 1 0 1 1 0 1। ये बन गया मैट्रिक्स हमारा। ठीक है, अब इसका रैंक बताना है ना, तो रैंक बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट अगर निकाल दें, किसके अलॉन्ग ओपन कर देते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर देते हैं। 1 इंटू कितना हो गया, 1, फिर -1 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, -1। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब इसका रैंक कितना, 3 है। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 ना आ जाए तो इसका मतलब उसका रैंक फुल रैंक होता है, उसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो इसका रैंक कितना आ गया, 3। अब सिल्वेस्टर क्राइटेरिया ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और उसकी जो नलिटी होती है, उसका जो सम होता है उसके ऑर्डर के बराबर होता है। ऑर्डर कितना, 3 है। तो जब रैंक 3 आ गया तो नलिटी तो 0 आनी आनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से नलिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रैंक 3 नलिटी 0, रैंक 3 नलिटी 0 के साथ हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच।